हेलो एवरीवन, एक्सीलेंट लर्निंग में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं शिक्षा मनोविज्ञान की विधियाँ। और रीट, सीटेट और कंपटीशन एग्ज़ाम्स में से तो इसमें से क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं, साथ ही बीएड में भी निबंधात्मक प्रश्न इसमें से पूछे जाते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं शिक्षा मनोविज्ञान की विधियों के बारे में। शिक्षा मनोविज्ञान में भी सत्य की खोज करने के लिए, अनुसंधान करने के लिए और अध्ययन करने के लिए कुछ विधियों की आवश्यकता पड़ती है, जिन्हें हम शिक्षा मनोविज्ञान की विधियां कहते हैं। और ये मुख्यतः 3 प्रकार की होती है: निरीक्षण प्रणाली, प्रयोगात्मक प्रणाली और विवरण प्रणाली। निरीक्षण प्रणाली भी 2 तरह की होती है, अंतर्दर्शन और बहिर्दर्शन। और इसी तरह से विवरण प्रणाली के अनेक प्रकार हैं, अनेक प्रकार की विधियां होती है इसके अंदर। जैसे पहली है व्यक्ति अध्ययन विधि, विकासात्मक प्रणाली, तुलनात्मक प्रणाली, उपचारात्मक प्रणाली, समाज मिति प्रणाली, सांख्यिकी प्रणाली, मनोविश्लेषणात्मक विधि, सर्वेक्षण विधि, प्रश्नावली विधि, रेटिंग स्केल विधि और साक्षात्कार विधि भी होती है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं अंतर्दर्शन निरीक्षण प्रणाली क्या होती है। नाम से ही स्पष्ट होता है, इंट्रोस्पेक्टिव मेथड होता है ये, और अपने आत्म में देखना ही अंतर्दर्शन कहलाता है। अपने स्वयं को देखना ही होता है। इसके अंदर व्यक्ति जो है, इस निरीक्षण में व्यक्ति अपने स्वयं का, अपनी मानसिक क्रियाओं का निरीक्षण करता है, उनका अध्ययन करता है और उनकी व्याख्या करता है। और इस संदर्भ में टिचनर ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही थी कि अपने आत्मा में देखना ही अंतर्दर्शन है। अंतर्दर्शन वास्तव में अपने आप को देखना होता है, जिसके आधार पर अपनी ही मानसिक क्रियाएं हैं, अपने ही विचार हैं, उनकी क्रमबद्ध व्याख्या की जाती है। और यह एक तरह से आत्मनिरीक्षण का ही स्वरूप होता है। इसके बारे में बीएन झा ने बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही थी कि आत्मनिरीक्षण अपने स्वयं के मन का निरीक्षण करने की प्रक्रिया है। यह एक प्रकार का आत्मनिरीक्षण होता है, जिसमें हम किसी मानसिक क्रिया के समय अपने मन में उत्पन्न होने वाली स्वयं की भावनाओं और सब प्रकार की जो प्रतिक्रियाएं होती है उसका निरीक्षण करते हैं, विश्लेषण करते हैं और उसका वर्णन करते हैं। इस विधि के कई गुण भी हैं और कई दोष भी हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस विधि के क्या गुण हैं। इस विधि का प्रयोग करके मनोविज्ञान के ज्ञान में वृद्धि होती है। हमारे मनोविज्ञान के ज्ञान में वृद्धि होती है। जब अंतर्दर्शन निरीक्षण प्रणाली के द्वारा व्यक्ति स्वयं का निरीक्षण करता है तो अपने आप को समझने की क्षमता में वृद्धि होती है और मनोविज्ञान के ज्ञान में भी वृद्धि होती है। नेक्स्ट ये होता है कि इसमें यंत्र और सामग्री की क्या स्थिति होती है। यंत्र व सामग्री, तो इसके अंदर ना तो कोई यंत्र की जरूरत होती है, ना ही सामग्री की जरूरत होती, किसी की जरूरत नहीं होती। व्यक्ति को सिर्फ अपना ही ईमानदारी से मूल्यांकन करना होता है, निरीक्षण करना होता है। अब नेक्स्ट आता है प्रयोगशाला। क्या इसमें प्रयोगशाला की जरूरत पड़ती है? तो इसमें प्रयोगशाला की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है। यह वह स्वयं का ही उनको मनन करना होता है, स्वयं के ही विचारों की व्याख्या करनी होती है। तो ना तो इसमें प्रयोगशाला की आवश्यकता पड़ती है, ना यंत्र इत्यादि की आवश्यकता पड़ती है। और उसके अलावा यह विषय प्रधान होती है, सब्जेक्टिव होती है। यानी प्रत्येक प्राणी जो होता है अपने आप को ही महत्व देता है, विषयगत होती है, यानी सब्जेक्टिव होती है। अपने आप का ही निरीक्षण करना होता है तो वह अपने आप को ही महत्व देता है। और ना ही इसमें किसी विशेष तैयारी की आवश्यकता होती है, विशेष तैयारी की आवश्यकता नहीं होती है इसमें, ना ही विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, ना ही विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। और अंतर्दर्शन जो पद्धति होती है उसमें अन्य विधियों के द्वारा निकाले गए जो निष्कर्ष होते हैं उनकी जांच करने के लिए भी यह उपयोगी होती है। अन्य विधियों से निष्कर्ष निकाला गया है, फिर अंतर्दर्शन के द्वारा मनन करके, चिंतन करके, उनकी व्याख्या करके उसके जांच के लिए भी यह विधि उपयोगी होती है। तो इस प्रकार से यह अंतर्दर्शन जो निरीक्षण प्रणाली है, अंतर्दर्शन जो पद्धति है उसके दोष भी हैं कुछ। वो दोष इस प्रकार से है कि यह जो
प्रणाली होती है यह सब्जेक्टिव होती है, आत्मनिष्ठ होती है, यानी विषयगत होती है। विषयी जो होता है वो अपने बारे में ही निरीक्षण करता है, ऑब्जर्वेशन करता है। तो निश्चित रूप से जब अपने बारे में सोचेंगे तो उसमें पक्षपात भी हो सकता है कि जब भी कोई व्यक्ति अपना मूल्यांकन करता है तो वह कई चीज़ों को नज़रअंदाज कर देता है, कई अच्छी चीज़ों को वह उसके बारे में ज़्यादा मनन करता है, अपनी प्रति वह उदार हो जाता है। तो इस तरह से शुद्ध मूल्यांकन संभव नहीं हो पाता है। तो विषयगत होने के कारण शुद्ध जो मूल्यांकन होता है वह संभव नहीं होता है। सेकंड इसकी कमी है कि जो मानसिक क्रियाएं होती है वे बहुत बहुत ही जटिल होती है और इनका अध्ययन करना सरल नहीं होता है। तो मानसिक क्रियाओं का अध्ययन करना इतना सरल नहीं होता है कि हम अपने आप ही विचार करके और उसके बारे में उसकी व्याख्या कर सकें। इसके अलावा यह जो पद्धति है ये मानसिक रूप से जो विशिष्ट व्यक्ति है, बालक है और ये पशु इत्यादि है, उनके व्यवहारों का अध्ययन नहीं किया जा सकता है। मान लीजिए कोई बालक है, अपने बारे में सोचने समझने की क्षमता नहीं रखता, या विशिष्ट व्यक्ति है, मानसिक रूप से विशिष्ट व्यक्ति है, वे अपने बारे में अपना मूल्यांकन नहीं कर पाते, तो उनके लिए यह विधि बिल्कुल भी उचित नहीं है। नेक्स्ट आता है कि जो विषयी होता है और विषय जिस संदर्भ में सोचता है दोनों ही उससे रिलेटेड होते हैं, तो भी ये निरीक्षण जो है वह शुद्ध नहीं होता। यानी कि दृष्टा और दृश्य, दृष्टा यानी विषयी और दृश्य यानी जिस संदर्भ में वह सोच रहा है, जिस घटनाक्रम के या जिस विचार के संदर्भ में वह सोच रहा है, दोनों एक ही होते हैं, इसलिए भी निरीक्षण शुद्ध नहीं होता है। नेक्स्ट इसकी कमी यह है कि यह जो पद्धति है इसमें मस्तिष्क को दो भागों में बांटा जाता है। एक भाग जो होता है वह मस्तिष्क के दूसरे भाग का निरीक्षण करता है और एक साथ यह कार्य करना मुश्किल होता है। तो इस प्रकार से मस्तिष्क का दो भागों में विभाजन करके विचार करना कठिन कार्य होता है। तो ये इसके दोष हैं। तो ये हमने देखा कि अंतर्निरीक्षण प्रणाली क्या होती है, इसके गुण क्या है और उसमें क्या दोष है। और अब हम देखते हैं कि बहिर्दर्शन जो विधि है, निरीक्षण विधि है, वह क्या होती है। बहिर्दर्शन विधि जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इसके अंदर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के व्यवहार और उसकी जो मानसिक क्रियाएं होती है, उनका मानसिक क्रियाएं जो होती है उनका निरीक्षण करता है, परीक्षण करता है और उसके आधार पर उसके व्यवहारों की व्याख्या की जाती है। क्योंकि जब हमने अंतर्दर्शन विधि पढ़ी थी उसके अंदर जो निष्कर्ष निकाले गए थे वे उदार होने की वजह से और अशुद्ध हो जाते हैं, वे शुद्ध और वेद नहीं रहते हैं। इस कमी को पूरा करने के लिए ही बहिर्दर्शन विधि को काम में लिया गया है, जिसमें एक व्यक्ति के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति के व्यवहारों का, मानसिक क्रियाओं का निरीक्षण किया जाता है। इसमें दूसरे के व्यवहार और मानसिक दशा की स्थिति के अध्ययन तो किया ही जाता है, साथ ही दूसरा जो व्यक्ति है जिसका अध्ययन किया जा रहा है उसकी शारीरिक स्थिति है, उसके शारीरिक व्यवहार है, उसका परिवर्तन है, शारीरिक जो परिवर्तन है उसके बारे में भी अध्ययन किया जाता है। उनके हाव भाव क्या है, बोलने का तरीका क्या है, या किस प्रकार से उनके भाव भंगिमाएं हैं, इनको भी गौर से देखा जाता है, ध्यान में रखा जाता है और अध्ययन किया जाता है। बहिर्दर्शन विधि के भी कई प्रकार हैं, जैसे कि औपचारिक होता है। औपचारिक के अंदर जो है इसके अंदर बहुत ही जो कंट्रोल्ड कंडीशंस होती है उसके अंदर प्राणी के व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। मतलब फॉर्मली कुछ क्वेश्चंस बना के भी किया जा सकता है या आसपास के कंडीशंस को नियंत्रित करके भी इस तरह का निरीक्षण किया जा सकता है। औपचारिक के बाद में आता है अनौपचारिक। अनौपचारिक जो होता है ये इनफॉर्मल बहिर्दर्शन होता है। इसके अंदर जो प्राणी का व्यवहारों का हम अध्ययन करते हैं, तो कोई भी हम जो परिस्थिति होती है उसको नियंत्रित नहीं करते हैं। सामान्य परिस्थितियों में, साधारण जैसे कंडीशन में वह प्राणी है, नॉर्मल कंडीशन में, उसी में ही जाकर के उसका अध्ययन कर लिया जाता है, उसकी जो मानसिक क्रियाएं हैं उसका अध्ययन कर लिया जाता है।
और फिर आता है योजनाबद्ध। योजनाबद्ध जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इसके अंदर पहले से ही योजना बना ली जाती है। इस बहिर्दर्शन विधि के अंदर प्लानिंग कर ली जाती है कि किस प्रकार से नियम पूर्वक प्राणी के व्यवहारों का अध्ययन किया जाएगा। फिर आता है आकस्मिक। आकस्मिक यानी कि जो अचानक से किया जाए, अचानक से किसी व्यक्ति के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति का निरीक्षण किया जाए, ऑब्जर्वेशन किया जाए, उसके व्यवहारों को देखा जाए, जो एकदम प्राकृतिक परिस्थितियों में ही होता है। तो इस तरह का जो निरीक्षण होता है वह आकस्मिक बहिर्दर्शन निरीक्षण कहलाता है। तो ये बहिर्दर्शन विधि की जो 4 हमने यहाँ पर देखी है, यह प्रकार होते हैं। बहिर्दर्शन विधि के भी कुछ गुण हैं, जैसे इसके द्वारा सबसे पहला तो यह है कि यह बहुत ही व्यापक होती है और वैध होती है, क्योंकि यह सब्जेक्टिव नहीं रहती है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का निरीक्षण करता है तो तुलनात्मक रूप से ये वैध भी होती है और विश्वसनीय भी होती है, और इसके द्वारा निष्पक्ष निरीक्षण किया जा सकता है। निष्पक्ष निरीक्षण संभव होता है, और इसके द्वारा जो विक्षिप्त व्यक्ति है, यदि बालक है या पशु है, उसके व्यवहारों का भी अध्ययन किया जा सकता है। क्योंकि एक व्यक्ति के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति का अध्ययन किया जाता है, तो यदि दूसरा व्यक्ति विक्षिप्त है, बालक है या पशु है, तो उसके व्यवहार का अध्ययन भी हम कर सकते हैं। जैसा कि हमने व्यवहारवादियों के जो प्रयोग हैं उनमें देखा है कि पशुओं के व्यवहार का अध्ययन करके कुछ मनोविज्ञान के सिद्धांत और नियम स्थापित किए गए हैं। तो ये बहिर्दर्शन पद्धति के अंतर्गत किए गए हैं। और बहिर्दर्शन पद्धति के अंतर्गत जो न केवल मानसिक क्रिया और व्यवहारों का ही अध्ययन संभव है, बल्कि जो शारीरिक परिवर्तन आते हैं उनका अध्ययन भी संभव है। शारीरिक परिवर्तन जो होते हैं उनका अध्ययन भी करना संभव होता है। तो ये मुख्यतः 4 फोर्थ है, जैसे विक्षिप्त बालक है या विक्षिप्त कोई व्यक्ति है, विक्षिप्त व्यक्ति है या पशु है, उसके व्यवहारों का अध्ययन भी किया जा सकता है। तो ये 4 इसके गुण आ गए बहिर्दर्शन विधि के। अब इसके दोष देख लेते हैं। बहिर्दर्शन विधि के क्या दोष है, क्या कमियां हैं। तो इसमें कुछ कमियां भी पाई गई है। जैसे जब एक व्यक्ति के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति का अध्ययन किया जाता है तो इसके मन में कुछ पूर्व मान्यताएं होती है, पूर्वाग्रह होते हैं, पहले से ही कोई धारणा बनी हुई होती है। यदि ऐसा कुछ है तो वह दूसरे व्यक्ति के व्यवहारों का अध्ययन करने में बाधा उत्पन्न करेगा, और जो परिणाम प्राप्त होंगे, जो इसने निष्कर्ष निकाला है, वह वेद भी नहीं होगा और वह विश्वसनीय भी नहीं होगा। नेक्स्ट है, क्योंकि ये जो मानसिक जो प्रक्रियाएं होती है, व्यवहार होता है, ये एक बहुत ही जटिल कॉन्सेप्ट होता है। एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति की जो मानसिक स्थिति है, व्यवहार है और शारीरिक स्थिति का अध्ययन बिना उचित प्रशिक्षण के एकदम उचित तरीके से नहीं किया जा सकता है। तो बहुत ही प्रशिक्षित व्यक्ति है, उसी के द्वारा ही प्रशिक्षण किया जा सकता है। यदि व्यक्ति प्रशिक्षित नहीं है तो उसके व्यवहारों का निरीक्षण जो है वह भी वैध और विश्वसनीय नहीं होगा। नंबर 3 है दोहरा व्यक्तित्व, ड्यूअल नेचर। हम देखते हैं कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो दोहरे व्यक्तित्व के अनुसार पाए जाते हैं। उनका व्यवहार परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है। तो उस कंडीशन में भी एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति के व्यवहारों और मानसिक क्रियाओं का जो निरीक्षण है वह एकदम शुद्ध तरीके से नहीं हो सकता है। परिस्थितियां नियंत्रित है। यदि उस व्यक्ति को पता है तो वह एक फॉर्मल बिहेवियर करने लग जाता है। उसे पता होती है अपनी कुछ कमियां, उन कमियों को छुपा करके वह उन नकली एक बनावटी चेहरा नकाब ले लेता है और उसके अकॉर्डिंग व्यवहार करता है। तो दोहरा व्यक्तित्व होने के कारण भी जो निरीक्षण किया जाता है वह एकदम शुद्ध रूप से नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट 4 कमी है कि जब दूसरे के व्यवहार का अध्ययन करते हैं तो नैतिक मान्यताओं के अनुकूल नहीं होते हैं, तो भी निष्कर्ष जो होते हैं वह निष्पक्ष नहीं होते हैं। तो ये बहिर्दर्शन विधि है, और जिसके अंदर हमने इसकी यानी एक्सट्रोस्पेक्शन मेथड, एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे का निरीक्षण किया जाता है। और हमने देखा ये 4 प्रकार के होते हैं, इसके गुण हैं और इसके कुछ दोष भी हैं। नेक्स्ट आता है प्रयोगात्मक प्रणाली। प्रयोगात्मक
प्रणाली। यह सबसे ज़्यादा वैज्ञानिक विधि मानी जाती है और व्यवहारिक विधि भी मानी जाती है, क्योंकि इसके अंदर प्रयोगकर्ता जब निरीक्षण करता है, परीक्षण करता है, तो वह प्रयोगकर्ता नियंत्रित परिस्थितियों में निरीक्षण करता है। नियंत्रित परिस्थितियां, कंट्रोल्ड कंडीशन होती है, नियंत्रित परिस्थितियां में निरीक्षण किया जाता है। इस प्रणाली के अंदर एक स्वतंत्र चर होता है, स्वतंत्र चर, और दूसरा चर होता है परतंत्र चर। स्वतंत्र चर को हम प्रयोगात्मक चर भी कहते हैं, प्रयोगात्मक चर भी कहते हैं। हमें जिस तंत्र का अध्ययन करना है, चाहे पशु है, प्राणी है, चाहे कोई कंडीशन है, उसका अध्ययन करना है, वह परतंत्र चर कहलाता है। परतंत्र चर का अध्ययन करने के लिए उसके आसपास की स्थितियां होती है, उसको नियंत्रित रखा जाता है। यह जो आसपास की स्थितियां होती है, इन्हें हम कहते हैं बाह्य चर। मान लीजिए कोई प्रयोग किया जा रहा है, तो आसपास के लोग, उनका विचार यदि उस सिस्टम को प्रभावित करता है, मान लीजिए कोई व्यक्ति है और हमें उसके विचारों का अध्ययन करना है, लेकिन यदि आसपास के कुछ लोग मौजूद है और उसके विचारों को प्रभावित कर रहे हैं, तो यह जो चर होता है परतंत्र चर। और स्वतंत्र चर में मान लीजिए मनोचिकित्सक है, तो वह जब इसका अध्ययन कर रहा है, तो इन लोगों को नियंत्रित कर देगा, या तो इन्हें हटा देगा या इन्हें शांत रहने के लिए कहेंगे। तो इस तरह से बाह्य जो चर होते हैं उनको नियंत्रित कर लिया जाता है, और परतंत्र चर पर स्वतंत्र चर के द्वारा कुछ प्रयोग किए जाते हैं और उसके व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। प्रयोगात्मक जो विधि होती है, इसकी कुछ विशेषताएं हैं। जैसे नियंत्रित कंडीशन में होता है, तो इसमें परिस्थितियों पर नियंत्रण होता है, बाह्य परिस्थितियों पर, और प्रबंधन जो होता है वह बहुत ही कुशल होता है। प्रबंधन भी कुशल होता है कि किस प्रकार से कंडीशन को नियंत्रित करके किस प्रकार से स्वतंत्र चर के द्वारा परतंत्र चर पर प्रयोग किए जाएंगे। फिर उसके बाद में प्रेक्षण किया जाता है, ऑब्जर्वेशन भी किया जाता है, उसके व्यवहारों का निरीक्षण किया जाता है और पुनरावृत्ति की जाती है। बार बार उन परिस्थितियों को दोहराया जाता है जिससे कि कमियों को दूर किया जा सके। तो यह है प्रयोगात्मक चर। अब हम देखते हैं कि प्रयोगात्मक विधि के क्या स्टेप्स होते हैं, क्या क्या सोपान होते हैं। प्रयोगात्मक विधि के सोपान। स्टेप्स। सबसे पहले समस्या की पहचान की जाती है, समस्या की पहचान, और उसके बाद में समस्या का परिभाषीकरण किया जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप्स होते हैं ये। फिर समस्या की योजना बनाना, योजना निर्माण और योजना का क्रियान्वयन, और फिर नेक्स्ट स्टेप है प्रयोग के परिणाम प्रस्तुत करना। सबसे पहले प्रयोगात्मक विधि के सोपान में समस्या की पहचान की जाती है। कोई भी समस्या है उसको देखा जाता है कि क्या समस्या है, उसके विभिन्न जो पक्ष है उनको समझा जाता है, निरीक्षण किया जाता है, और उसके बाद में उस समस्या से संबंधित जो साहित्य है उसके अध्ययन किया जाता है। उसके बारे में क्या क्या रिसर्च हो चुके हैं, क्या क्या अध्ययन किए जा चुके हैं और कितना शोध कार्य की आवश्यकता होती है, तो उस बारे में समस्या की संपूर्ण पहचान सुनिश्चित की जाती है। उसके बाद में समस्या का जो परिभाषीकरण किया जाता है कि क्या समस्या है और किन चीज़ों का अध्ययन किया जाना है।
समस्या की योजना का निर्माण। अब नेक्स्ट स्टेप में आता है कि हमने समस्या को पहचान लिया, उसके बाद में उसे परिभाषीकरण कर दिया गया है। अब हम योजना का निर्माण करेंगे कि किस प्रकार से किन कार्यविधि के द्वारा एक रूपरेखा बनाई जाएगी, योजना बनाई जाएगी, जिससे हम उस समस्या का निवारण कर सकें। उसमें स्वतंत्र चर क्या होंगे, आश्रित चर क्या होंगे, बाधक चर क्या होंगे, बाह्य चर क्या होंगे, जिन्हें हमें नियंत्रित किया जाना है। उसके पश्चात जो योजना हमने बनाई है उसका क्रियान्वयन किया जाएगा। समस्त जो चर हैं उनके आधार पर कार्य करके समुचित उपचार किया जाएगा, और जो आश्रित चर हैं उन पर जो स्वतंत्र चर के प्रभावों का हमें देखना है, प्रभाव देखना है, तो उस स्वतंत्र चर को बदल बदल कर उसके प्रभावों का अध्ययन किया जाएगा, और जो बाधक चर है उसके प्रभावों को दूर करके या नियंत्रित करके हमें उनका प्रभाव देखना है। तो यह कुल मिला के इस योजना का क्रियान्वयन हम करते हैं। क्रियान्वयन करने के बाद हमें परिणाम प्राप्त होते हैं। उन परिणामों को प्रस्तुत किया जाता है, जो निष्कर्ष है वह निकाले जाते हैं, और उसके बाद में उसका सामान्यीकरण कर लिया जाता है, नियम बना लिया जाता है, और अंत में फिर हम प्रतिवेदन लिख लेते हैं कि किस प्रकार से हमने समस्या को पहचाना, परिभाषीकरण किया, सारे स्टेप्स हैं उसके बारे में प्रतिवेदन का लेखन कर लिया जाता है। तो ये प्रयोगात्मक विधि के सोपान हो गए। इसके गुण देखते हैं। यह एक वैज्ञानिक विधि होती है, क्योंकि इसके अंदर आंकड़ों को इकट्ठा किया जाता है, तथ्यों को इकट्ठा किया जाता है, और उनका वैज्ञानिक विवेचना की जाती है। तो यह एक वैज्ञानिक विधि होती है। क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं हम समस्या का। उसके बाद में यह वैज्ञानिक विधि होने के कारण विश्वसनीय भी है, वैध भी है, क्योंकि संपूर्ण प्रक्रिया के आधार पर, ये प्रक्रिया हमने देखी, संपूर्ण प्रक्रिया के आधार पर समस्या को पहचान करके, योजना बना करके, क्रियान्वयन करके उसको दूर किया जाता है। तो यह एक विश्वसनीय विधि है। इसके अंदर निष्कर्ष भी निकाले जाते हैं, सांख्यिकी का भी यूज किया जाता है। इससे जो परिणाम प्राप्त होते हैं वह वस्तुनिष्ठ होते हैं, यानी कि उनमें किसी प्रकार का पक्षपात नहीं होता है, भेदभाव नहीं होता है, उदारवाद भी नहीं होता है। जो निष्कर्ष है वही प्रस्तुत किए जाते हैं। यह जो प्रयोगात्मक विधि होती है इसका शिक्षा के क्षेत्र में और मनोविज्ञान के क्षेत्र में, दोनों ही क्षेत्र में मिला करके भी और अलग अलग क्षेत्रों में भी बहुत अधिक उपयोग किया जाता है। और इसके अलावा इसके द्वारा जो प्रयोग किए जाते हैं, इस पद्धति के द्वारा कई नवीन तथ्य भी सामने आते हैं, और कई नवीन सिद्धांतों का निर्माण भी किया जा सकता है। तो इस प्रकार से यह प्रयोगात्मक विधि के गुण हैं। अब हम देखते हैं कि इसके दोष क्या है। सबसे पहला तो यह है कि परिस्थितियां जो होती है उसको हमें बाह्य परिस्थितियों को नियंत्रित करना होता है, जो बाह्य चर के रूप में होती है। तो इन परिस्थितियों को नियंत्रित करना बहुत कठिन होता है, क्योंकि परिस्थितियां नियंत्रित तभी सफल मानी जाती है जब वे स्वाभाविक रूप से होती है। यदि परिस्थितियों को बाह्य रूप से नियंत्रित करने की कोशिश करें तो उसमें थोड़ी सी कृत्रिमता आ जाती है, तो वह अपना स्वाभाविक स्वरूप है वह खो देती है। इसके अलावा सेकंड है कि प्रयोज्य की मनोवैज्ञानिक दशाएं। प्रयोज्य यानी कि आश्रित चर जिस पर हम प्रयोग कर रहे हैं, तो उसकी मनोवैज्ञानिक जो दशाएं होती है वे भी प्रयोग को प्रभावित करती हैं। कई प्राणी ऐसे होते हैं, अधिक सोचते हैं, विचारते हैं, चिंतन करते हैं, उनकी मानसिक विशेषताएं अलग होती है। कुछ व्यक्तियों की मानसिक प्रक्रियाएं अलग होती है, चिंतन की प्रक्रियाएं अलग होती है। भौतिक परिस्थितियों पर भी यह परिस्थितियां निर्भर करती है। तो इस तरह से प्रयोज्य की जो मानसिक दशाएं होती है वह भी एक प्रतिकूल होती है प्रयोगात्मक विधि को प्रयोग करने के लिए। नेक्स्ट इसका दोष हम कह सकते हैं कि प्रयोज्य की मानसिक दशा। प्रयोज्य की मानसिक दशा, यदि प्रयोज्य की जो मानसिक दशा है उसको नियंत्रित करने की विधि का भी अगर विकास कर लें तो यह विधि बहुत ही अच्छी है, लेकिन ऐसा नहीं होता है
किसी भी व्यक्ति की सही मानसिक दशा का पता लगाना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि जिस तरह से दोहरे व्यक्तित्व के बारे में अभी हमने पढ़ा, तो व्यक्ति अपना जो व्यवहार होता है वह नियंत्रित परिस्थितियों में कुछ और करता है और औपचारिक परिस्थितियों में कुछ और करता है, अनौपचारिक परिस्थितियों में कुछ और करता है। तो यहाँ पर हमें प्रयोज्य की जो मानसिक दशाएं हैं उसके बारे में पता लगाना बहुत मुश्किल होता है। नेक्स्ट आता है कि कुछ तथ्यों के बारे में अध्ययन करना भी मुश्किल होता है, जैसे संवेग है, संवेगों का अध्ययन करना मुश्किल होता है, भाव है, और तो इस तरह के जो गुण होते हैं उनका हम एकदम वस्तुनिष्ठ रूप से अध्ययन नहीं कर सकते हैं। यदि इन भावों को उत्तेजित कर दिया जाए तो उसका व्यवहार बदल जाता है, मानसिक क्रिया बदल जाती है। तो इस तरह से कुछ तथ्य ऐसे होते हैं जो अध्ययन में बाधा उत्पन्न करते हैं। लेकिन इतनी सारी ये जो दोष होते हुए भी यह प्रयोगात्मक विधि जो है बहुत ही वैज्ञानिक विधि होती है, वस्तुनिष्ठ विधि होती है, और शिक्षा मनोविज्ञान में इसका बहुत उपयोग किया जाता है। तो ये हो गई प्रयोगात्मक विधि। नेक्स्ट है विवरण प्रणालियां। विवरण प्रणालियों में हमने यहाँ देखा था, सबसे पहले है व्यक्ति अध्ययन विधि। व्यक्ति अध्ययन जिसे हम जीवन इतिहास विधि या केस हिस्ट्री मेथड भी कहते हैं। इसमें जीवन इतिहास के द्वारा मानव के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। कई बार मनोवैज्ञानिकों से बहुत से अलग अलग तरह के व्यक्ति मिलते हैं। जैसे कोई मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति होता है, कोई अपराधी प्रकार का व्यक्ति होता है, झगड़ालू होता है, समाज के विरुद्ध कार्य करने वाले लोग होते हैं, व्यक्ति होते हैं, या कोई प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड होता है, समस्यात्मक बालक होता है। और तो इन व्यक्तियों का अध्ययन करने के लिए, यानी जैसे मानसिक रोगी हो गया, मानसिक रोगी है, या अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, अपराधी वृत्ति के व्यक्ति हैं, कोई समस्यात्मक बालक है। मानसिक रोगी, अपराधी वृत्ति, समस्यात्मक बालक, तो इस तरह के जब लोग होते हैं, इनका जो अध्ययन करने के लिए जो मनोवैज्ञानिक होते हैं उनको उस व्यक्ति के जो भौतिक वातावरण है, उनके जो पारिवारिक वातावरण है, उनका सामाजिक वातावरण, यानी किन किन लोगों से वे मिलते हैं, किस प्रकार से वे दूसरे लोगों के साथ व्यवहार करते हैं, उनके आस पड़ोस के लोग, उनके मित्रगण, इन सभी को ही सम्मिलित अध्ययन के लिए सम्मिलित किया जाता है। इनमें उन सभी कारकों का अध्ययन किया जाता है जो व्यक्ति के अंदर इन चीज़ों के कारण होते हैं। यदि व्यक्ति मानसिक रोगी है या अपराधी है, समस्यात्मक बालक है, तो सबसे पहले इसका कारण जाना जाता है कि व्यक्ति ने मानसिक संतुलन क्यों खोया है। यदि अपराध प्रवृत्ति में लिप्त है तो ये अपराध में क्यों कदम रखा है, या फिर कोई समस्यात्मक बालक है तो उसमें मानसिक समस्या किस कारण से उत्पन्न हुई है, कब उत्पन्न हुई है, विकास की कौन सी अवस्था से उत्पन्न हुई है। इस संबंध में उसके दोस्तों से, पड़ोसियों से, उनके जो भी रिलेटिव्स हैं, टीचर्स हैं, स्कूल है, उनके पेरेंट्स से आदि से बात की जाती है, पूछताछ की जाती है, और इस तरह से उनके वंशानुक्रम के बारे में जाना जाता है। पारिवारिक जो वातावरण है या सामाजिक वातावरण है उसके बारे में जाना जाता है। साथ ही जो उस व्यक्ति की जो रुचियां हैं, प्रवृत्तियां हैं, उसके बारे में भी जानकारी प्राप्त की जाती है कि किस प्रकार की क्रियाएं करता है, शारीरिक स्वास्थ्य उसका कैसा है। तो इसके बारे में जो है तथ्य का एकत्रीकरण किया जाता है और उन तथ्यों को इकट्ठा करके उनका अध्ययन किया जाता है, उनकी व्याख्या की जाती है और उन कारणों का पता लगाया जाता है जिस कारण की वजह से ये रोग या ये गलत प्रवृत्ति उनमें उत्पन्न हुई है या अनुचित आचरण वह करने लगा है। तो इस तरह से यह जो व्यक्ति अध्ययन की विधि होती है, इसका उद्देश्य यह होता है कि मुख्य उद्देश्य यह होता है कि व्यक्ति के जो रोग का कारण है या गलत प्रवृत्ति का जो कारण है उस कारण का निदान करना, उसे डायग्नोस करना। तो ये हो गई केस स्टडी, व्यक्ति अध्ययन विधि। और नेक्स्ट आती है फिर विकासात्मक विधि।
विकासात्मक विधि में बालक की जो वृद्धि होती है, वृद्धि के साथ विकास के साथ साथ अध्ययन किया जाता है। जब उसका ग्रोथ होती है उम्र के साथ साथ, और जो मेंटल और फिजिकल डेवलपमेंट होता है, इन दोनों का साथ साथ अध्ययन किया जाता है। यह विकासात्मक विधि के द्वारा होता है। ये एक तरह से जेनेटिक आनुवंशिक विधि है, जेनेटिक मेथड है। और इस विधि में निरीक्षण विधि की तरह ही होता है, लेकिन इस विधि में जो निरीक्षण करता होता है वह बालक की उम्र के साथ साथ निरीक्षण करता है। हर एक आयु के समय उसके जो वृद्धि है वह किस प्रकार से है, किस तरह से, कौन से कारणों से प्रभावित कर रहे हैं, कौन से कारक उन्हें प्रभावित कर रहे हैं, विकास है किस प्रकार से हो रहा है, उसको प्रभावित कौन से कारक कर रहे हैं, वातावरण का क्या इफेक्ट पड़ रहा है उसके आयु और विकास के आधार पर। तो यह एक बहुत ही लंबी प्रक्रिया होती है, आयु के आधार पर बहुत लंबे समय तक चलने वाली क्रिया होती है। उसके आधार पर उसके व्यवहार संबंधी क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। और एक तरह से यह विधि जो होती है जन्म से लेकर के, बालक के जन्म से लेकर के प्रौढ़ अवस्था तक चलने वाली विधि है। तो बहुत लंबी चलने के कारण यह खर्चीली भी होती है, समय भी अधिक लगता है और यह खर्चीली भी होती है। उपचारात्मक विधि, उपचारात्मक विधि के अंदर जो आचरण संबंधी जटिलताएं हैं या कोई समस्या है उसको ये दूर करने में सहायता करती है। तो इसके अंदर स्किनर ने कहा है कि जो उपचारात्मक विधि है वह विशेष प्रकार के सीखने और व्यक्तित्व या आचरण संबंधी जटिलताओं का अध्ययन करने और उसके अनुकूल विभिन्न प्रकार की उपचारात्मक विधियों का प्रयोग करने के लिए काम में लाई जाती है। यदि किसी व्यक्ति में कोई समस्या है, मानसिक समस्या है, अपराध कार्यों में लिप्त है, तो अब उसके कारणों को जानना, कारणों को जानने के बाद में उसका निवारण करना, कारण का निवारण करना इस विधि के अंदर अध्ययन किया जाता है। इस विधि का सबसे ज्यादा उपयोग विद्यालय के अंदर किया जाता है, कक्षा में किया जाता है। जैसे यदि कोई बालक है उसको पढ़ने में कठिनाई का अनुभव हो रहा है, पढ़ने में कठिनाई का अनुभव कर रहा है, तो शिक्षक के द्वारा इस विधि से सबसे पहले ये पता लगाया जाएगा कि कठिनाई का कारण क्या है, यानी कि उसे अक्षरों का ज्ञान नहीं है, शब्दों का ज्ञान नहीं है, या उसमें कोई और प्रॉब्लम, अधिगम संबंधी समस्या है। तो इस कारण का पहचान करके शिक्षक उस कारण को निवारण करने का प्रयास करेगा, दूर करने का प्रयास करेगा। तो यह उपचारात्मक विधि में ही संभव है। साथ ही बहुत हकलाने वाले बच्चे हैं या पुरानी अपराधी प्रवृत्ति वाले बच्चे हैं, गंभीर संवेगों के शिकार जो बच्चे हैं, उनका इलाज करने के लिए भी इस विधि का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है मनोविश्लेषणात्मक विधि। मनोविश्लेषणात्मक विधि के अंदर व्यक्ति के जो अवचेतन मन होता है उसका अध्ययन किया जाता है। हम जानते हैं कि जो मन होता है उसको 3 भागों में बांटा गया है, चेतन मन, अर्धचेतन मन और अवचेतन मन। चेतन, अर्धचेतन और अवचेतन। अर्धचेतन चेतन और अवचेतन के मध्य की अवस्था होती है, जहाँ कुछ चेतना होती है वहाँ अवचेतना का भाग भी होता है। लेकिन अवचेतन मन जो होता है चेतन से बिल्कुल पृथक होता है और इसका अध्ययन करना ही मनोविश्लेषणात्मक विधि के अंतर्गत किया जाता है, मन का विश्लेषण किया जाता है। तो इसमें व्यक्ति के जो अवचेतन मन का अध्ययन करके उसका जो असामान्य व्यवहार है उसका उपचार किया जाता है। और इसके जन्मदाता है सिगमंड फ्राइड। सिगमंड फ्राइड मनोविश्लेषण विधि के जन्मदाता माने जाते हैं और इन्होंने जो किसी व्यक्ति के असामान्य व्यवहार का कारण अवचेतन मन में जो इच्छाएं हैं, जो तृप्त नहीं हुई है, अतृप्त इच्छाएं, उनके कारण से उनका अवचेतन मन में वे जाकर के कहीं रुक जाती हैं और कहीं न कहीं असामान्य व्यवहार का कारण बन जाती है। जब व्यक्ति की इच्छाएं तृप्त नहीं होती है तो वे चेतन मन से तो निकाल दी जाती हैं, लेकिन अचेतन मन में जाकर के इकट्ठी होती रहती हैं। और वहाँ पर जब भी कोई ऐसा व्यवहार उनके सामने आता है जहाँ पर वे इच्छाएं वापस
प्रकट होती है तब उनका असामान्य और अनुचित व्यवहार सामने आता है। तो यहाँ पर सिगमंड फ्राइड ने कई मनोरोगियों का अध्ययन किया था, मन का विश्लेषण करके उन्होंने उनके अचेतन मन का अध्ययन किया था कि क्या कारण है उनके असामान्य व्यवहारों का, और फिर उनका इलाज किया था। और इस तरह से उनकी साइकोथेरेपी सिगमंड फ्राइड ने की थी। और इस बारे में वुडवर्थ ने भी लिखा था कि ये जो विधि होती है इसके अंदर बहुत समय लगता है। वुडवर्थ ने कहा था कि इस विधि के अंदर बहुत समय लगता है और इसको तब तक शुरू नहीं करना चाहिए जब तक कि इसको पूरा समाप्त करने के लिए रोगी तैयार नहीं हो। यदि इस तरह के उपचार को बीच में ही छोड़ दिया जाता है तो यह जो रोग है वह और भी ज़्यादा क्रिटिकल हो सकता है। तो इसीलिए जब यह उपचार मनोविश्लेषण विधि के द्वारा उपचार शुरू किया जाता है तो उसको समाप्त करना ही चाहिए। यह है मनोविश्लेषण विधि। नेक्स्ट आता है तुलनात्मक विधि। तुलनात्मक जो विधि होती है उसके अंदर व्यवहार संबंधी समानताएं हैं और असमानताओं का अध्ययन किया जाता है। इसके अंदर जो प्राणी होते हैं उनके मध्य तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। ये प्राणी मनुष्य और पशु के बीच में भी हो सकता है, दो मनुष्यों के बीच में भी हो सकता है, आपस में उनमें क्या समानताएं हैं, असमानताएं हैं, इस तरह से तुलना की जाती है और उनके व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। इस विधि का प्रयोग अनुसंधान के सभी क्षेत्रों में किया जाता है। जब दो व्यक्ति होते हैं या दो समूह होते हैं या दो अलग अलग प्राणी होते हैं, उनके मध्य समानता और असमानता का पता लगा करके उनकी तुलना की जाती है, तो इस विधि का प्रयोग करते हैं। जैसे पशु और मानव व्यवहार की तुलना की जा सकती है, प्रजातियों की विशेषता की तुलना की जाती है और अलग अलग वातावरण में पाए जाने वाले लोगों के रहन सहन है, उनके व्यवहार है, उनकी तुलना की जा सकती है। तो यह तुलनात्मक विधि के अंदर इसका अध्ययन हम करते हैं। नेक्स्ट आता है सांख्यिकी विधि, स्टैटिक्स मेथड। सांख्यिकी विधि, सांख्यिकी के अंदर आंकड़ों से ही तथ्य निकाले जाते हैं, निष्कर्ष प्राप्त किए जाते हैं। इसके अंदर जो भी हमारी समस्या है उससे संबंधित जो तथ्य हैं, समस्या से संबंधित तथ्यों को एकत्र किया जाता है, आंकड़ों को इकट्ठा किया जाता है और फिर उनका परिणाम निकाला जाता है। परिणाम निकाल करके निष्कर्ष निकाले जाते हैं और उनका सामान्यीकरण कर लिया जाता है। तो यह भी एक वैध विश्वसनीय विधि होती है और इसमें तथ्यों का संकलन और विश्लेषण किया जाता है। और परिणामों की जो विश्वसनीयता मुख्यतः इस बात पर भी निर्भर करती है कि जो तथ्य हमने एकत्र किए हैं वे भी विश्वसनीय और वैध होने चाहिए। यदि तथ्य विश्वसनीय, वैध हैं, सही हैं, तो जो परिणाम भी होंगे वे भी वैध और विश्वसनीय होते हैं, क्योंकि तथ्यों के आधार पर ही आकलन किया जाता है और परिणाम निकाले जाते हैं। तो यह हो गई सांख्यिकी विधि। और एक विधि और परीक्षण विधि, परीक्षण विधि टेस्ट मेथड। इसमें जो व्यक्तियों की जो योग्यताएं होती है, व्यक्तियों की विभिन्न योग्यताएं होती है, विभिन्न रुचियां होती हैं, उनका परीक्षण करने के लिए विभिन्न विधियां होती हैं। उन विधियों को परीक्षण विधि कहते हैं और जिसके अंतर्गत उनके उपलब्धि परीक्षण हो गए और रुचि परीक्षण हो गए इत्यादि इसके अंतर्गत आते हैं। बुद्धि परीक्षण हो गए और पर्सनैलिटी टेस्ट हो गया। तो इनके आधार पर व्यक्ति का, उनके व्यवहार का परीक्षण किया जाता है और यदि असामान्य व्यवहार है तो उपचार की जो विधियां हैं वे अपनाई जाती हैं। नेक्स्ट आता है सर्वेक्षण मेथड। नेक्स्ट है सर्वेक्षण विधि, सर्वे मेथड। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है। इसके अंदर भी आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं, तथ्य इकट्ठे किए जाते हैं, विचारों का संकलन किया जाता है। सर्वेक्षण विधि में कोई भी परिस्थिति होती है उसको जानने और समझने पर बल दिया जाता है। इसके लिए सैंपल सिलेक्शन किया जाता है, प्रतिदर्श एक नमूने का चयन किया जाता है और उस नमूने के आधार पर ही जो निर्णय लिया जाता है, जो निष्कर्ष निकाला जाता है, उसको संपूर्ण समष्टि पर या जो संपूर्ण परिस्थिति है उस पर लागू कर दिया जाता है। सर्वेक्षण के लिए सबसे
जो चरण है, सर्वेक्षण किस प्रकार से किया जाता है, इसके कुछ चरण हैं। जैसे कि सबसे पहले समस्या की व्याख्या की जाती है कि किस कारण से सर्वेक्षण किया जाना है। मान लीजिए कोई शिक्षा नीति लागू की गई है और वह पूर्ण रूप से लागू होने में असफल रही है, या उसके कुछ फेलियर है, उसके क्या कारण रहे हैं, तो यह जो समस्या है इसकी व्याख्या होनी ज़रूरी है, तभी उससे संबंधित सर्वेक्षण किया जा सकता है। समस्या का चुनाव बहुत ज़रूरी है और जिसके संबंध में हमें सर्वेक्षण करना है, और इसमें कोई भ्रम नहीं होना चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए। उसके बाद में हम उद्देश्य का निर्धारण कर लेते हैं। कोई भी कार्य प्रारंभ करने से पहले उद्देश्य जरूर निश्चित हो जाना चाहिए कि सर्वेक्षण करने का हमारा क्या उद्देश्य है। उसके बाद में अध्ययन क्षेत्र का परिभाषीकरण होना चाहिए या सीमांकन होना चाहिए कि हमें कहाँ कहाँ अध्ययन करना है, ये जो समस्या है उसका सर्वेक्षण जहाँ जहाँ करना है, ये उसके क्षेत्र क्या क्या है, उसका एक सीमांकन होना ज़रूरी है। उसके बाद में इससे संबंधित जो भी प्रारंभिक तैयारियां हैं वे तैयारियां हमें कर लेनी चाहिए। कोई विशेषज्ञ है उनसे राय लेनी है, या कोई कार्य को आगे बढ़ाना है, या जो सूचना के स्रोत है किस प्रकार से होने चाहिए, तो इससे संबंधित हमें तैयारियां कर लेनी चाहिए। उसके बाद में आता है न्यायाधीश का चुनाव यानी सैंपल का सिलेक्शन। हमें एक ऐसे सैंपल का सिलेक्शन करना होता है जो कि सारी जो पॉपुलेशन है या समष्टि है उस पर हम लागू कर सकें। तो हमें सही सैंपल का चयन करने के लिए ऐसे न्यायाधीश का चुनाव करना होता है जो संपूर्ण समष्टि का एक सही प्रतिनिधित्व करे। उसके बाद है समय सूची का निर्माण। सर्वेक्षण करने में कितना समय लगना है इसका भी हमें पहले से ही अनुमान लगा लेना चाहिए कि कितना समय लगने वाला है, और उस समय सीमा के अंतर्गत ही हमें सर्वेक्षण को पूर्ण कर लेना होता है। उसके बाद में है अध्ययन पद्धति का चुनाव। किस प्रकार की अध्ययन पद्धति रखनी है और उसका प्रकृति किस प्रकार से होनी चाहिए, कितना धन हमारे पास में है, कितना वित्तीय व्यय है, तो उसके अनुसार हमें अध्ययन पद्धति का चयन करना चाहिए। उसके बाद में पद्धति का चयन करने के बाद में जो अध्ययन से संबंधित उपकरण है उन उपकरणों का निर्माण करना होता है, या उन उपकरणों का सिलेक्शन करना होता है। जैसे अध्ययन के उपकरण के अनुसार जैसे प्रश्नावली मेथड यूज करना है हमें, या साक्षात्कार के द्वारा भी सर्वेक्षण कर सकते हैं, अनुसूचियों के द्वारा भी हम सर्वेक्षण कर सकते हैं। उसके बाद में आता है सर्वेक्षण का संगठन किस प्रकार से होना चाहिए। सर्वेक्षण का संगठन के अंदर वे लोग आ जाते हैं जो सर्वेक्षण करते हैं। इसमें बहुत सारे लोग होते हैं जो सहायक के रूप में कार्य करते हैं। तो किस प्रकार से एक कार्यालय होना चाहिए, उसका ऑर्गेनाइजेशन किस प्रकार से होनी चाहिए, यदि उसकी समितियां बनानी है, उप समितियां बनानी है, पहले से ही उसकी तैयारी कर लेनी चाहिए। तो सर्वेक्षण का संगठन भी मजबूत होना चाहिए। और पूर्व परीक्षण या पूर्व सर्वेक्षण, यदि इससे संबंधित यह जो समस्या जिसका हम सर्वेक्षण कर रहे हैं इससे संबंधित यदि कोई पूर्व परीक्षण किया जा चुका है, पूर्व सर्वेक्षण किया जा चुका है, तो उसके बारे में भी हमें जानकारी ले लेनी चाहिए। अध्ययन साधनों का विवरण। अध्ययन साधनों के जो भी अध्ययन सामग्री हमें काम में आने वाली है, चाहे टैप रिकॉर्डर हो, स्टेशनरी हो, कैमरा हो, कॉपी हो इत्यादि हो, तो इसकी भी हमें पहले से ही तैयारी करके रख लेनी होती है। तो यह आ गया अध्ययन उपकरण का निर्माण, सर्वेक्षण का संगठन, पूर्व परीक्षण यदि हुआ है उसका अध्ययन करना, और अध्ययन साधनों का विवरण, साधन जैसे स्टेशनरी, टैप रिकॉर्डर, कैमरा है उसका। और उसके बाद में आते हैं समुदाय को तैयार करना, यानी जहां हमें सर्वेक्षण करना है, जिस सैंपल पर, सैंपल क्या है, एक छोटा सा लोगों का समूह है, बड़ी सी पॉपुलेशन है, उसमें छोटे से एक लोगों का हमने समूह सेलेक्ट कर लिया है। तो यहाँ ये जो सैंपल हमने सेलेक्ट किया ये मानसिक रूप से तैयार होना चाहिए कि कौन सी सूचनाएं हमें उनसे प्राप्त करनी है, वे सूचनाएं हमें सही से प्राप्त हो जाए, नैतिक रूप से प्राप्त हो जाए। क्योंकि नए जो लोग होते हैं वे अपनी कोई गुप्त सूचनाएं हैं या अपनी निजी राय शेयर नहीं करना चाहते हैं, तो इसलिए पहले से उनको तैयार करना होता है कि जो प्रश्न उनसे पूछे जाए या जो साक्षात्कार उनसे लिया जाए उनका सही से वे उत्तर दे सकें। और उसके बाद में आता है तथ्यों का संकलन।
सर्वेक्षण के द्वारा जो भी तथ्य हमें प्राप्त हुए हैं उनका संकलन कर लेना होता है और इसके बाद में तथ्यों का संपादन करके उनकी एक सारणी बना ली जाती है, संपादन किया जाता है और फिर उनकी सारणी बना ली जाती है, टेबल बना ली जाती है। अब उनका विश्लेषण किया जाता है। सारे तथ्य हमने जो सर्वेक्षण के द्वारा इकट्ठे किए जाते हैं उनका विश्लेषण किया जाता है, उनकी व्याख्या की जाती है, उनके निहित अर्थ निकाले जाते हैं और अंत में हम निष्कर्ष पर पहुंचते हैं और फिर रिपोर्ट लेखन या प्रतिवेदन लेखन किया जाता है। तो इस तरह से इसके चरण काफ़ी ज़्यादा हैं। जैसे यहाँ फर्स्ट एक बार फिर से दोहरा देती हूँ मैं। एक समस्या की व्याख्या है, उद्देश्य का निर्धारण है, अध्ययन क्षेत्र है, फिर चौथा प्रारंभिक तैयारी, ये 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और लगभग 17 स्टेप्स हैं और इन स्टेप्स के द्वारा सर्वेक्षण किया जाता है। सर्वेक्षण के प्रकार 5 प्रकार का होता है। विद्यालय का सर्वेक्षण भी किया जाता है, यह अलग प्रकार से होता है। कार्य का विश्लेषण होता है, कार्य विश्लेषण का भी सर्वेक्षण किया जाता है। उसके बाद प्रलेखी यानी डॉक्यूमेंट्री एनालिसिस, प्रलेखी सर्वेक्षण भी किया जाता है। जनमत सर्वेक्षण किया जाता है, इसमें पब्लिक ओपिनियन सर्वे होता है। उसके बाद में समुदाय सर्वेक्षण होता है। स्कूल का जो सर्वेक्षण होता है, स्कूलों में जो प्रणाली होती है, शिक्षण की प्रणाली होती है, उसमें सुधार करने के लिए, स्कूल के ढांचे में सुधार करने के लिए, जो वर्तमान दशा होती है उसका विस्तृत अध्ययन करने के लिए, गहन अध्ययन करने के लिए और विद्यालय जो कार्यक्रम होते हैं उनमें प्रभावोत्पादकता लाने के लिए और सुधार करने के लिए सुझाव देना इसका उद्देश्य होता है। और स्कूल की सर्वेक्षण करने के लिए साक्षात्कार विधि भी काम में ली जा सकती है, प्रश्नावली विधि भी काम में ली जा सकती है, निर्धारण मापनी है, अवलोकन भी किया जा सकता है और इसमें मानक परीक्षण भी किए जा सकते हैं। तो इस तरह से ये विद्यालय का सर्वेक्षण किया जाता है। और उसके बाद में आता है कार्य विश्लेषण। कार्य विश्लेषण के अंतर्गत शिक्षक जो होता है, शिक्षक है, प्रशासक है या अन्य कर्मचारी है, उनके जितने भी कार्य हैं, उनके उत्तरदायित्व हैं और उनके कर्तव्य हैं, उनकी जो कार्य हैं, उनकी दशाएं और सुविधाएं, उन सभी के बारे में सूचनाएं एकत्र की जाती है। अब आता है प्रलेख यानी डॉक्यूमेंट्री एनालिसिस। यह एक ऐतिहासिक शोध का विषय होता है। डॉक्यूमेंट्री ऐतिहासिक शोध का विषय होता है। इसमें कार्यालय के जो, जैसे कि विद्यालय का कार्यालय है या कोई कार्यालय, उसके जितने भी प्रलेख होते हैं, उनका पुराने जो प्रलेख होते हैं, प्रलेखों का अध्ययन किया जाता है और सूचना इकट्ठी की जाती है। जैसे शैक्षिक प्रलेख विश्लेषण के अंतर्गत पाठ्य पुस्तक है, पाठ्यक्रम है और पाठ योजना, इनका विश्लेषण किया जाता है। और उसके बाद में आता है जनमत सर्वेक्षण। ये जब कभी कभी सरकार के द्वारा, राज्य के द्वारा, राष्ट्र के द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाने होते हैं, तब सार्वजनिक राय ली जाती है और यह राय जो होती है यह जनता से जाननी बहुत ज़रूरी होती है। तो इस राय को जानने के लिए प्रश्नावली मेथड है, प्रश्नावली तैयार की जाती है, प्रश्न तैयार किए जाते हैं, उनके द्वारा उनकी राय जानी जाती है, साक्षात्कार के द्वारा जानी जाती है, रेटिंग स्केल, रेटिंग दे करके भी हम किसी राय के महत्व के बारे में जान सकते हैं। उसके बाद में आता है लास्ट समुदाय सर्वेक्षण। इसके अंतर्गत जो सामाजिक सर्वेक्षण विद्यालय के लिए उपयोगी होते हैं, क्योंकि इनके द्वारा विद्यालय जो होता है वह समाज की आवश्यकताओं को जानता है। विद्यालय को पता चलता है कि कोई समाज विद्यालय से क्या चाहता है और या फिर किसी समाज को क्या आवश्यकता है जो विद्यालय के द्वारा उनकी पूर्ति की जाती है। तो समाज में विद्यालय के द्वारा अपनी भूमिका का मूल्यांकन करने के लिए इस तरह का सर्वेक्षण किया जाता है। तो इस प्रकार से यह थी शिक्षा मनोविज्ञान की विभिन्न विधियाँ, और जिसके बारे में हमने विस्तृत अध्ययन किया। कई बार इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, जिसके बारे में हम पॉइंट टू पॉइंट लिख करके हम इसका निबंधात्मक प्रश्न भी लिख सकते हैं, और यदि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं तो वो भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। So keep watching, keep learning excellent learning videos. Thank you.